आज मैं एक और नए विषय को लेके आ रहा हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट में जब मैं क्लास ले रहा होता हूँ, खासकर इन्वायरमेंटल जियोलॉजी और चाहे जियोलॉजी का, तो हमारे मेरे स्टूडेंट्स अक्सर एक बात बार बार पूछते हैं। जब हमें क्लाइमेट चेंज की बात करता हूँ, ग्लोबल वार्मिंग की बात करता हूँ, आज के संदर्भ में होने वाले जो चेंजेस उसके बारे में बात करता हूँ, जलवायु परिवर्तन अभी जैसे हो रहा है कि इस बार काफ़ी ठंड पड़ेगी 2024 के दिसंबर जनवरी में और 25 के जनवरी में। तो स्टूडेंट्स का क्यूरियोसिटी होता है कि वो जानने की कोशिश करते हैं कि ये सर क्यों होता है, क्या होता है। और ये भी पूछते हैं, वो सबसे जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि सर क्या पहले भी ऐसा हुआ था कि केवल हम लोग की पीढ़ी में हो रही है, चाहे इधर कुछ सालों से हो रहा है, चाहे 100 साल से हो रहा है, क्या पहले भी ऐसी घटनाएं होती थी? तो उनको समझाने के लिए मुझे पुराने जियोलॉजिकल हिस्ट्री में जाना पड़ता है, चाहे इतिहास में जाना पड़ता है, जो सभ्यताओं पर असर पड़ा है जलवायु परिवर्तन का। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठा किया जो मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा, क्योंकि हर मैंने एक स्पॉन्टेनियस तो हो नहीं पाता, मैं आपको इसकी जानकारी मैं दूंगा। आप भी जानिए कि प्राचीन भारत के प्राचीन सभ्यता विश्व के ऊपर तो असर पड़ा ही है, लेकिन मेरा जो आज का जो विषय होगा वो भारत पर ही निर्भर होगा और उस पर ये कंसंट्रेट होगा, भारत पर ही हमारा जो है वो एक फोकस होगा। तो भारत के प्राचीन सभ्यता पे जलवायु का योगदान, प्राचीन सभ्यता में क्या क्या योगदान रहा और कैसे चेंजेस हुए, वो आप भी जानिए, मैं आपके साथ भी डिस्कशन करूंगा। आज सारे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होंगे। आई हो भी रहे विनाशकारी बदलाव, आप कई जगह देख रहे हैं, तूफान आ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, मिट्टी जो जंगलों में आग लग रही है, बहुत कुछ घटनाएं हो रही हैं। और कई सारी फिल्में भी बनी हैं कि जो भविष्य के बारे में प्रेडिक्शंस कर रहा है कि धरती खत्म हो जाएगी, धरती कब खत्म होगी इसके बारे में प्रेडिक्शंस हो रहे हैं। सूर्य से आग का गोला आएगा, उल्का पिंड टकराएगा पृथ्वी से, बहुत सारी घटनाएं के बारे में है। माया सभ्यता के बारे में, अनुनाकी सभ्यता के बारे में, बहुत चीज के बारे में जिन्होंने भविष्यवाणी की कि पृथ्वी जो है वो खत्म हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है कि पहले भी जो आप देखिएगा कई बार, खासकर जियोलॉजिकल एविडेंसेस में 5 बार धरती ने महाविनाश किया है। 5 बार। हाल का 10,000 साल पहले हुआ था, होलोसिन पीरियड के पहले 5 महाविनाश कर चुकी है और हम छठे महाविनाश के समय प्रवेश कर चुके हैं। और जो 5वां महाविनाश था, आखिरी वाला, वो था जुरेसिक एज का, जिसमें सारे डायनासोर गायब हो गए। कारण बहुत से थे, लेकिन महाविनाश हुआ था। पृथ्वी महाविनाश करती है और वो इसलिए भी करती है कि ऐसा लगता है कि जैसे वो नए स्पीशीज को, नए जीव जंतुओं को लाने के लिए पुराने जो चीज हैं, जो कि हम लोग भी उसमें शामिल हैं, कि इनको हटाओ, नए चीज़ों को लाओ। बहुत सारी जियोलॉजिकल फेनोमेनन होती हैं। कारण भी पहले क्लाइमेट चेंज रहा है, ग्लोबल वार्मिंग रहा है, समुद्र का एसिडिक हो जाना रहा है, ज्वालामुखी विस्फोट से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होना, ये पहले भी धरती में, जब से धरती बनी, ये सारी घटनाएं हुई हैं। और हिमयुग भी रहा है। तो ये सारी प्रक्रियाएं हमारी चलती रही हैं। तो इसमें जो मैंने आपको कहा कि एक प्रश्न आता है, क्या छोटे द्वीप समुद्र में समा जाएंगे? कहीं सूखे की मार होगी तो कहीं अतिवृष्टि होगी, कई नए जगह भूकंप प्रभावित होंगे जो पहले नहीं थे। यानी विनाश का एक नया रूप सामने आएगा। विनाश अगर होगा भी तो अचानक नहीं होगा। विनाश की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, जैसे पहले हुई थी। जब से पृथ्वी बनी है, विनाश के कई चरण हुए हैं। जैसा मैंने अभी कहा भी, विनाश के कई चरण हुए हैं। जब कई प्रजातियां विलुप्त हुई तथा नई आई हैं। विश्व के सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भूवैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचल को दर्शाता है, चाहे वो भूकंप में रूप में हो, ज्वालामुखी के रूप में हो, या ग्लोबल वार्मिंग या हिमयुग के रूप में हो। विश्व के सभी धर्मों में जल को ही महाप्रलय का कारण माना गया है। यहां तक कि सभी आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। जलवायु परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है और इसी सिद्धांत पर आधारित है दैनिक एवं वार्षिक परिवर्तन। लेकिन यह परिवर्तन पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु, जिनमें मनुष्य भी शामिल है, सहजता से अपना लिया है और इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहता है और चाहे रहना है। परंतु विकट समस्या है कि दीर्घकालीन जलवायु परिवर्तन की उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में एक या अधिक वर्ष तक सूखा पड़े या बाढ़ आती रहे तो वहां का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। छोटे चीजों में तो हम तैयार हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, गर्मी सर्दी ठंड जो आता है, बारिश, उसके लिए तो हम तैयार रहते हैं। लेकिन बड़े स्केल में अगर हो जाए तो
और बड़े पैमाने पर स्थानांतरण होना प्रारंभ हो जाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अब जब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंजेस होने लगते हैं, सूखा पड़ गया, तो लोग माइग्रेट करने लगते हैं। अभी भी ये बहुत बड़ा खतरा हो जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि उपयुक्त स्थान पर भी अधिक लोगों के लिए भोजन पानी का दबाव बढ़ता है और वहाँ भी अव्यवस्था फैलना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि लोड बढ़ेगा वहाँ भी। और हम जब भी पुरातात्विक स्थलों का अध्ययन करते हैं तो ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं। प्राचीन भारतीय एवं विदेशी साहित्यों में किसी मानव संस्कृति के विनाश के विवरण मिलते हैं और उसके प्रमुख कारण के रूप में पृथ्वी पर आई भयंकर प्रलय का उल्लेख किया गया है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर इतना अधिक पानी बढ़ गया था कि आदि मानव को हिमालय में शरण लेनी पड़ी थी। इसी तरह पश्चिमी साहित्य में अटलांटिक नामक महाद्वीप, जिस पर एक विकसित सभ्यता मौजूद थी, के समुद्र में डूब जाने के उल्लेख मिलते हैं। भारत के प्रसिद्ध तमिल साहित्य में कुमारी कंदन नामक महाद्वीप के जलमग्न होने की कथा का विवरण मिलता है। कहा जाता है कि संपूर्ण विश्व की मानव सभ्यता इसी महाद्वीप में स्थानांतरित हुई और उत्तरवर्ती संस्कृत साहित्य में महाभारत कालीन द्वारिका नगरी के समुद्र में डूब जाने की कहानी का कई बार उल्लेख मिलता है। इसी तरीके से संगम कालीन साहित्य में चोल राजाओं की पतन, राजधानी पुंपुहार नामक नगर को समुद्र द्वारा नष्ट किए जाने की कथा का विवरण मिलता है। मैंने बहुत सारी कथाएं, घटनाएं इस तरह की हमको मिलती रहती हैं प्राचीन साहित्यों में भी, कि जिसमें हमारा जलवायु परिवर्तन जो था के चलते सभ्यता विनाश हुई, चाहे सभ्यता बदली, चाहे सभ्यता का वहां से माइग्रेशन हुआ किसी नए जगह पे। महाबलीपुरम नाम आपने सुना होगा, दक्षिण भारत में महाबलीपुरम का अंतर्जलीय सर्वेक्षण बहुत ही उत्साहवर्धक रहा और जो अवशेष पानी के अंदर से मिले वहां पर प्रचलित स्थानीय किंवदंतियों में सच्चाई को प्रमाणित करते हैं। जो एविडेंसेस मिला, 5 विभिन्न स्थलों पर सर्वेक्षण से प्राप्त अवशेषों से यह कहा जा सकता है कि जो 5 मंदिर डूबने की बात कही जाती है उसमें काफी सच्चाई है। महाबलीपुरम में तमिल साहित्य में कोई उल्लेख नहीं मिलता है और स्थानीय किंवदंतियों में भी इस पर कोई प्रकाश नहीं डालती। तमिल साहित्य में इसका उल्लेख न होने के कारण महाबलीपुरम के जलमग्न अवशेषों की तिथि संगम काल से बाद की है। ये हिस्ट्री है, संगम काल अगर आप लोग पढ़िएगा इतिहास में तो आपको पता चलेगा। मंदिर निर्माण में प्रस्तर प्रयोग का प्रोत्साहन पल्लव राजवंश के राजा नरसिंह वर्मन के समय हुआ और महाबलीपुरम में मंदिर स्थापत्य कला की आधारशिला इसी राजवंश के समय डाली गई थी, जिनकी तिथियां 5वीं से 8वीं शताब्दी के बीच है। इस आधार पर महाबलीपुरम के जलमग्न अवशेष भी इसी काल के हैं कि वहां भी जलमग्न हुआ, समुद्र के नीचे से बहुत कुछ मिला। होलोसिन काल जो आइस एज था, होलोसिन काल का प्रारंभ हिमयुग के अंत का द्योतक है और इसी समय मानव ने गहरी कंदराओं से बाहर निकलकर मैदानी इलाकों की नदियों एवं झीलों के किनारे अपना अपना आवास बनाना प्रारंभ किया। जो हमारा हिमयुग खत्म होता है, होलोसिन पीरियड में लोग जो गुफा में पहले रहते थे, इस हिमयुग के चलते वो गुफाओं से बाहर आना शुरू करते हैं और जिसके फलस्वरूप उन्होंने उपजाऊ जमीन, जिनमें प्राकृतिक रूप से उत्पन्न अनाजों की उपलब्धि एवं विभिन्न प्रकार के पशु, जिसमें गाय, बैल, भैंस, बकरी, कुत्ते आदि से आहार एवं प्रतिदिन कार्यों में मदद मिलने लगी, एक बड़े समूह में रहना प्रारंभ किया और भारतीय महाद्वीप में प्रारंभिक गांवों की स्थापना आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बालूचिस्तान क्षेत्र में हुई। ये माना जाता था ऐतिहासिक के साथ कहां कहां सभ्यताएं हुई 8000 वर्ष से पहले। पुरातत्व में इस काल को नवपाषाण काल के नाम से जानते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रारंभिक काल में गोलाकार झोपड़ी पट्टी के घर बनाए जाते थे, जबकि बालूचिस्तान क्षेत्र में चौकोर एवं आयतकार कमरों के घर बनाए जाते थे। इस काल में जंगली चावल जैसे खाद्यान्नों का भंडारीकरण भी प्रारंभ हुआ। जलवायु की दृष्टि से यह काल अधिक वर्षा का रहा है। कहने का मतलब है कि जो मौसम का परिवर्तन हुआ, जो आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिकल सर्वे हुआ इन सब जगहों का, उत्तर प्रदेश का, बालूचिस्तान जो अभी हमारे भारत में तो नहीं है, लेकिन वो इन सब जगहों पर तब देखा गया कि हिमयुग के बाद जो लोग हिमयुग में गुफा के भीतर रहते थे, गुफा से बाहर आना शुरू हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर आप गौर से देखिएगा कैसे हमारा सभ्यता बदल रही है।
पुरास्थल के कई तरह के वैज्ञानिक सूचनाओं के भंडार होते हैं और यह ऐसे प्रमाण हैं जो कई पहलुओं पर खरे उतरते हैं। पुरातात्विक जो सर्वे है, किसी भी सभ्यता के विकास एवं विनाश में जलवायु का योगदान प्रमुख है। समुद्र स्तर में कमी होना या वृद्धि होना भी जलवायु परिवर्तन के परोक्ष साक्ष्य है, मतलब इसका भी एविडेंस मिलता है। समुद्री पुरातात्विक अनुसंधानों से पूर्ण से स्पष्ट हो जाता है कि पिछले 2000 वर्षों से तटरेखा में काफी परिवर्तन हुए हैं और एवं कम से कम गुजरात तट पर स्थानीय रूप से 2 बार समुद्र परिवर्तन के उदाहरण देखे जा सकते हैं। पहला परिवर्तन ईसवीं सदी के प्रारंभ में, जिसका उदाहरण बेट द्वारिका में मिलता है, तथा दूसरा लगभग 1000 वर्ष पूर्व, जिनका अवशेष पिंडारा गुजरात तट से एवं महाबलीपुरम तमिलनाडु तट से प्रकाश में आए हैं, कि जहाँ जलवायु परिवर्तन चाहे समुद्र स्थल की ऊपर नीचे होने से सभ्यता पर इसका असर पड़ा था। दूसरा क्या है कि इतनी प्राचीन सभ्यता का विनाश का सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन को माना गया है। ऑरेल स्टीन जो ऑथर थे, ऑरेल स्टीन और अमलानंद घोष का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। बड़ी संख्या में बांधों का निर्माण, नगरों में नालियों की समुचित व्यवस्था आदि के आधार पर कहा जा सकता है कि उस समय इस क्षेत्र में पानी आज की तुलना में बहुत अधिक बरसती थी। इस सभ्यता का प्रचुर मात्रा में पकी ईंटों का प्रयोग, पका हुआ ईंटा जैसा आज भी हम लोग करते हैं, ईंटों का प्रयोग ये दर्शाता है कि नगरों के चारों ओर घने जंगल रहे होंगे, जहां से इन लोगों को ईंटें पकाने के लिए लकड़ी प्रचुर मात्रा में मिलती होगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में ईंटों को पकाने के लिए बहुत अधिक लकड़ी की आवश्यकता पड़ती है। एक अनुमान के अनुसार इस समय इस क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती थी। जंगलों के कम हो जाने से वर्षा पर इसका प्रभाव पड़ा। देखिए कैसे जलवायु परिवर्तन, क्या क्या कारण रहा। पके ईंट का मिलना मतलब आग का भी रहा होगा, और आपका फिर जंगल कम हो गए तो बारिश पर असर पड़ा। उसी तरीके का समुद्र में उथल पुथल हुआ, लेयर्स जो है समुद्री स्तर जो है वो ऊपर नीचे के, जैसे गुजरात और महाबलीपुरम का हुआ। इस तरह से बहुत सारी घटनाएं जो है पुरातात्विक लोगों ने, आर्कियोलॉजिकल ने, जियोलॉजिकल ने खोज में ये पाया, जिसमें आपका सिंधु घाटी सभ्यता एक सबसे अच्छा उदाहरण है कि माना जाता है कि जलवायु परिवर्तन हुआ। मैंने सिंधु घाटी के सभ्यता पर एक हमने यूट्यूब में डाला भी है डिटेल, आप चाहे तो आप देख सकते हैं कि सिंधु सभ्यता कैसे प्रभावित हुई। उसी तरह विश्व की कई सभ्यताएं आपके, जहाँ से माया से लेकर अनुनाकी, जो भी आप देखिए, आपका सुमेरियंस वगैरह जितना भी आप देखिए, कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन का एक असर दिखता है। तो क्या भविष्य में भी ऐसा ही होने जा रहा है? हमें सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि परिवर्तन अचानक नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और हम लोग के साथ क्या है कि हम लोग इस चीज़ को गंभीरता से आज भी नहीं ले रहे हैं। कोविड में सबको पता था कि ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं, और ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? जंगल से आता है। उस वक्त तो लोग सचेत हो गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि जंगल बचाना है और ये सब करना है। लेकिन आज फिर वही स्थिति हम लोग भुला चुके हैं। हमारी जो स्मृति है बहुत जल्दी बहुत चीज़ों को, जो हमारा सोचने की क्षमता बहुत जल्दी चीज़ों को भुला जाती है। ये एक खतरनाक विषय, और प्रकृति इसी का फायदा उठाएगी। अगर हम प्रकृति को नहीं समझेंगे, प्रकृति के अनुसार नहीं चलेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, प्रकृति के जो नियम हैं उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे, तो आने वाले समय कैसा रहेगा? देखिए, जो 60 पार कर गए हैं, 65 पार, वो तो ज़िंदगी जी लिए। आने वाली जो पीढ़ी है बच्चों के लिए, उनके लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? पानी मिल नहीं रहा है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कई जगह तूफान मचा हुआ है, बाढ़ आ रहा है, लोग मर रहे हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, भूकंप आ रहा है। तो भूकंप तो खैर जलवायु परिवर्तन का कारण नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन से भूकंप नहीं आता। भूकंप तो आपका टेक्टोनिक मूवमेंट है पृथ्वी के नीचे। लेकिन बहुत सारी ऊपरी जो घटनाएं हो रही हैं, महामारी, बीमारी फैल रही है, कोविड फैला एक ज़माने में, आज ही बहुत सारी बीमारी हो रही है। दूसरा क्या हो रहा है, अभी जो आप देख रहे होंगे दिल्ली में से लेकर पाकिस्तान तक, आप एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स 400-500 पार कर रहा है। ये सब क्या है? लोग अफेक्टेड हो रहे हैं। इन सब चीज़ों को समझना होगा कि नेचर आपको इंडिकेट कर रही है। तो जो प्राचीन सभ्यताओं का जो विनाश हुआ, इससे हम लोग सबक ले सकते हैं, सीख सकते हैं कि कैसे विनाश हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, कारण क्या क्या थे। तो इससे आने वाले समय में हम सचेत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि ये आपको मेरा लिखा हुआ आर्टिकल अच्छा लगा होगा, जो मैंने कंपाइल किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए भी, आपके भी साथ में शेयर कर रहा हूँ। धन्यवाद।